तो बच्चे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर आप देखें तो कल हमने बताया था 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यानी प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। अब देखिए यह लड़ाई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। मराठों का इंचार्ज, वैसे तो मराठा संगठन आपसे पूछा जाए, मराठा कॉन्फेडरेसी, तो बच्चों मराठा संघ, इसमें आप देखें पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था और यह पुणे में बैठता था। सिंधिया यह ग्वालियर में था। भोंसले यह नागपुर में था। गायकवाड़ यह बड़ौदा में था। पेशवा, सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़ और होलकर इंदौर में था। इन पांचों को मिलाकर मराठा संगठन कहा जाता था। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि इनको मैच कराओ, तो पेशवा पुणे में, सिंधिया ग्वालियर में, भोंसले नागपुर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, होलकर इंदौर में, यही मराठा संगठन था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही मराठा संघ था बच्चों। अब आप देखिए ये सारे मराठी इकट्ठा रहते थे, लेकिन पेशवा इस समय नारायण राव था। ध्यान दीजिएगा, पेशवा यह नारायण राव था। माधवराव फर्स्ट के डेथ के बाद माधवराव फर्स्ट के डेथ के बाद नारायण राव 1773 में पेशवा बना। ध्यान देना, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे। नारायण राव माधवराव फर्स्ट के डेथ के बाद माधवराव का भाई नारायण राव पेशवा बना। अब देखिए नारायण राव पेशवा बनने के बाद इसकी हत्या नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने कर दिया था। रघुनाथ राव ने 1773 में नारायण राव की हत्या कर दिया और स्वयं को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पूना में हुजूर दफ्तर में नाना फडणवीस, बच्चों नाना फडणवीस या फडणवीस, नाना फडणवीस ये बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। नाना फडणवीस, तो नाना फडणवीस बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो रघुनाथ राव ने 1773 में नारायण राव की हत्या कर दिया, स्वयं को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन नाना फडणवीस, जो कि मराठों में अब सबसे सीनियर मोस्ट बंदे थे, इन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार नहीं किया, बल्कि नारायण राव की विधवा गंगाबाई से पोस्थमसली मरणोपरांत पुत्र पैदा हुआ। अब बच्चे देखिए, गंगाबाई यह इनकी विधवा थी। इनकी हत्या के बाद इससे सवाई माधवराव ये पैदा हुए।
गंगाबाई, यह नारायण राव की विधवा, नारायण राव की विधवा से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सवाई माधवराव रखा। नाना फडणीस प्लस 11 अन्य मराठा दरबारियों ने, ध्यान दें, नाना फडणीस 11 अन्य मराठा दरबारी, इनको 12 भाई कहा जाता था। 12 भाई, 12 भाई का मतलब 12 ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया, 12 भाई ने इसको पेशवा मान लिया। रघुनाथ राव, यह भागकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे के गवर्नर के पास गए और बॉम्बे के गवर्नर से 1775 में सूरत की संधि कर लिया। इन्होंने 1775 में सूरत की संधि कर लिया, ट्रीटी ऑफ सूरत। बच्चों, सूरत की संधि, अब अगर आप देखें तो सूरत की संधि किसके बीच में थी, बिटवीन रघुनाथ राव एंड, बिटवीन रघुनाथ राव और किसके बीच में था, सूरत की संधि रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे गवर्नर के साथ किया था इसने। बंगाल के गवर्नर और काउंसिल को नहीं पता था, तो आई थिंक समझ गए होंगे। 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी के बॉम्बे के गवर्नर के पास गया, सूरत संधि कर लिया। सूरत संधि के द्वारा रघुनाथ राव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साले सेठ और बेसिन, 2 आइलैंड बॉम्बे के पास, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। उसके बदले में बॉम्बे के ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की बात स्वीकार कर लिया। लेकिन ये 12 भाई, नाना फडणीस प्लस 11, इन्होंने नारायण राव की विधवा गंगाबाई से पैदा हुए पुत्र सवाई माधवराव या माधवराव सेकेंड को पेशवा स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की ठान लिया, क्योंकि रघुनाथ राव ने ब्रिटिश कंपनी के बॉम्बे के गवर्नर के साथ सूरत की संधि कर लिया। सूरत संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी रघुनाथ राव को बंगाल का पेशवा बनाए, सॉरी बंगाल का नहीं, बॉम्बे के गवर्नर ने रघुनाथ राव को पुणे का पेशवा बनाएगा। उसके बदले में रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी को साले सेठ और बेसिन देगा। तो यही सूरत की संधि थी। लेकिन आपको बताएं कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और उसकी काउंसिल को पता चला सूरत की संधि के बारे में, तो बंगाल की काउंसिल ने सूरत की संधि को माना नहीं, बल्कि वारेन हेस्टिंग ने अपना एक प्रतिनिधि जनरल उपटन को पुणे भेजा, जनरल उपटन को पुणे भेजा कि जाओ सूरत की संधि को मत मानो, एक अन्य संधि करो। तो काउंसिल के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा भेजे गए अपने प्रतिनिधि को पुणे में भेजा और फिर एक और संधि कर लिया बच्चे। उस संधि का नाम, उस समझौते का नाम पुरंदर की संधि पड़ा। तो चलें आपको बताते हैं पुणे में पेशवा यानी नाना फडणीस और उनके जो 11 शिष्य थे। तो बच्चों 1776 में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर महाराष्ट्र में पुरंदर की संधि। अब आप देखिए पुरंदर की संधि के द्वारा किसके बीच हुआ, बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नाना फडणीस, नाना फडणवीस। यह सबसे सीनियर मोस्ट थे इस समय, 12 भाई के इंचार्ज यही थे। पेशवा तो भी नाबालिग था, बिल्कुल बच्चा था ये पेशवा। तो बच्चों इस तरह से नाना फडणीस ने बंगाल के प्रतिनिधि के साथ, बंगाल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ ये पुरंदर की संधि कर लिया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इस संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा बंगाल की ब्रिटिश काउंसिल के प्रतिनिधि ने सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया। साले सेठ बेसिन
बॉम्बे आइलैंड के पास ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। अब देखिए हुआ क्या, ये समझौता तो हो गया। पुरंदर की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के गवर्नर और उसकी काउंसिल ने, वारेन हेस्टिंग्स ने माधवराव को पेशवा मान लिया, या सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया। नाना फडणवीस ने समझौता कर लिया, सालेसेट बेसिन ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या आगे। 1777 में, 1777 में मराठों ने यानी नाना फडणवीस ने वेस्ट कोस्ट पर माही नामक बंदरगाह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस बात से अंग्रेज खफा हो गए। चूंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आपस में बनती नहीं थी। ब्रिटिश कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कब का हरा चुकी थी। ब्रिटिश कंपनी नहीं चाहती थी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना दबदबा बनाए। इसलिए नाना फडणवीस के द्वारा वेस्ट कोस्ट पर फ्रेंच कंपनी को जब एक बंदरगाह दिया गया, तो इस बात से बंगाल के ब्रिटिश काउंसिल ने बुरा मान गया। कहा कि यह पुरंदर की संधि का वायलेशन है, और इसके बाद फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन बच्चे, एक और कारण था। ये दोनों संधियां, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, दोनों इंग्लैंड गई, ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों के पास गई। डायरेक्टरों ने इस संधि को सही माना, इसको गलत कर दिया। एक तरफ तो नाना फडणवीस ने वेस्ट कोस्ट पर एक बंदरगाह फ्रेंच कंपनी को दे दिया, जिससे बंगाल का गवर्नर जनरल नाराज हो गया, यानी ब्रिटिश कंपनी नाराज हो गई। दूसरी तरफ ये दोनों संधियां इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर्स ने इस कंपनी को गलत कर दिया, इसको सही साबित कर दिया। इस संधि के द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाना था, और ये कतई मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई बच्चे बड़ी भयंकर चली, कई छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी गई थी। आपको बताएं कि 1779 में 1779 में यहां पर एक बात और बता देते हैं। 1779 में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इस समय 1779 में द बैटल ऑफ वडगांव, वडगांव की लड़ाई बेहद इंपॉर्टेंट है। वडगांव की लड़ाई, ये वडगांव बच्चे महाराष्ट्र में है। अब आप देखिए इस लड़ाई में, वडगांव की लड़ाई में मराठों ने ब्रिटिश कंपनी को बहुत क्षति पहुंचाई। मराठा डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस लड़ाई में मराठों ने ब्रिटिश कंपनी को बहुत क्षति पहुंचाई, बड़ी भयंकर हार हुई मराठों की। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपको बताए। वडगांव की इस लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी हार गई, और ब्रिटिश कंपनी ने मराठों की शर्तें मानकर वडगांव की संधि कर लिया। यह बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए बड़ा अपमान की बात थी। भाई, वडगांव की संधि में मराठों की शर्त को ब्रिटिश कंपनी को स्वीकार करना पड़ा, तो यह कंपनी के लिए बड़ी अपमानजनक बात थी बच्चे। यह कंपनी के लिए एक अपमानजनक बात थी। तो इस हार के बाद वडगांव की संधि हो गई। वडगांव की संधि 1779 में, द ट्रीटी ऑफ वडगांव। सो बच्चे, वडगांव की संधि बेहद इंपॉर्टेंट है। यह संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ था। अब देखिए, इस संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को तमाम शर्तें मराठों की स्वीकार करना पड़ा, यानी अपमानजनक शर्तें ब्रिटिश कंपनी को स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन आपको बताएं कि बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपनी एक कुमुक, एक सेना, जबरदस्त हमला करवाया सिंधिया के ऊपर। आप समझ सकते हैं, सिंधिया मध्य प्रदेश में ग्वालियर के थे। एक बड़ी सेना सिंधिया के खिलाफ बंगाल से भेजी गई, और सिंधिया सिप्री नामक स्थान पर बुरी तरह से हार गया। सिंधिया सिप्री नामक स्थान पर बुरी तरह से हार गया। इस तरह से सिंधिया के हारने से मराठों का पावर थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाँ, पुणे में
और इंदौर में अभी भी मराठों का दबदबा था। तो इस तरह से कुल मिला के कह सकते हैं कि 1782 में द ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, बच्चों सालबाई मध्य प्रदेश में है, ये सिंधिया ने मीडिएट कर दिया, यानी सालबाई मध्य प्रदेश में है। यह समझौता हो गया बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठों के बीच हुआ था। अब देखिए सालबाई संधि के द्वारा, सालबाई संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों पर तमाम शर्तें थोपा, लेकिन कई शर्तें ब्रिटिश कंपनी को माननी पड़ी। अर्थात कुल मिला के इसमें मराठे डोमिनेटेड थे, सिंधिया हारे थे, बाकी अभी भी पुणे में पेशवा का दबदबा था। नाना फडणवीस, मेहदी सिंधिया, इनका दबदबा था। इंदौर के होलकर का दबदबा था। केवल सिप्री में सिंधिया हार गए थे, बस बाकी सारे मराठे ब्रिटिश कंपनी को, बंबई के बंगाल के गवर्नर को, बंबई के गवर्नर को बुरी तरह से हराया था। तो कुल मिला के ब्रिटिश कंपनी को कुछ हद तक झुकना पड़ा था। इसमें मराठे डोमिनेटेड थे, या यूं कह सकते हैं कि मराठों ने ब्रिटिश कंपनी पर बढ़त हासिल किया था। अब हुआ क्या, देखिए संधि के द्वारा सवाई माधव, सवाई माधवराव, सवाई माधवराव, इनको क्या किया बच्चों, पेशवा स्वीकार किया गया, इनको पेशवा मान लिया कंपनी ने। ठीक है, सालेसेट, सालेसेट और बेसिन, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, बॉम्बे के पास सालेसेट बेसिन कंपनी के पास आ गया। और बच्चों रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया, रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया। तो यह समझौता हुआ था। बाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों की शर्त यह भी मान लिया कि वह ब्रिटिश कंपनी के दोस्त को दोस्त, दुश्मन को दुश्मन समझे। ब्रिटिश कंपनी का फ्रेंड मराठों का फ्रेंड होगा, ब्रिटिश कंपनी का एनिमी मराठों का एनिमी होगा। इस बात को भी मराठों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो इसमें मराठे नाना फडणवीस डोमिनेटेड थे, नाना फडणवीस की शर्तें मान लिया था, यानी जो पहले 1776 में पुरंदर की संधि किया था उस शर्त को स्वीकार कर लिया था। यानी कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि सवाई माधवराव पेशवा बन गए, सालेसेट बेसिन ब्रिटिश कंपनी को मिल गया, रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया, और मराठे फ्रांसीसियों की मदद नहीं करेंगे, या मराठे टीपू सुल्तान हैदर अली की मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के अगर देखें तो मराठे डोमिनेटेड थे। बच्चों आपको बताएं यह वही समय था जब इंडिया में मराठे ब्रिटिश कंपनी को बुरी तरह से वड़गांव में हराया, और यह वही समय था जब अमेरिका जैसी 13 कॉलोनी में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन के अगेंस्ट में अमेरिका में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। 1773 की बात है, आप देखें 1773 की बात बता रहे हैं आपको। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका में हुआ था। बोस्टन नामक बंदरगाह पर कई जहाज चाय की पेटियों से लदे खड़े थे, कुली स्ट्राइक पर चले गए थे। क्यों? क्योंकि बोस्टन नामक शहर में एक दिन ब्रिटिश फोर्सेस एक गली से गुजर रही थी, गली के लोगों ने उन पर बर्फ के गोले फेंक दिया, जिससे पुलिस गुस्से में आ गई, और फिर पुलिस वालों ने हवा में फायर कर दिया, जिसकी वजह से कुछ सिविलियन गली के मारे गए। इस बात से लोग बड़े नाराज हो गए और बोस्टन में स्ट्राइक कर दिया गया। बोस्टन बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां इंडिया से तमाम देशों से चाय की पेटियों से लदे जहाज जाते आते रहते थे। कुली भी स्ट्राइक पर चले गए। 1773 की यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि कुली स्ट्राइक पर चले गए, आम लोग क्रांतिकारी कुली के भेष में बोस्टन बंदरगाह पे आए और चाय की पेटियों, चाय जहाजों पर लट गए, चढ़ गए। चाय की पेटियां उतारने के बजाय इन चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस चाय का मजा मछलियों ने उठाया, चाय का मजा मछलियों ने उठाया था, इसलिए इसको घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। तो कहने का मतलब 1773 में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, और 1783 में बच्चों अमेरिका फ्री हुआ था। आप जानते हैं अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अपना लिखित संविधान एडॉप्ट कर लिया था ना। 4 जुलाई 1776 को
जिस समय पुरंदर की संधि हो रही थी, उसी समय अमेरिका ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया था। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। अंत में 1783 में अमेरिका फ्री हुआ था। फ्रांस ने अमेरिका की फ्रीडम में अमेरिकन लोगों का साथ दिया था, क्योंकि फ्रांस की इंग्लैंड से दुश्मनी थी, इसलिए फ्रांस ने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका में इवन इंडिया में मराठों की मदद किया था। तो इस तरह से कुल मिला के अमेरिका जैसी कॉलोनी ब्रिटेन के हाथ से निकल रही थी। इंडिया में अंग्रेजों की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई थी ना, इंडिया में अंग्रेजों की स्थिति बड़ी नाजुक बनी थी, और उधर फ्रांस, सॉरी, अमेरिका जैसी कॉलोनी इनके हाथ से निकल रही थी। इसीलिए इस काल को बच्चों, इस समय को ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डार्क एज कहा गया है। इसे डार्क एज कहा गया है। यह समय डार्क एज के नाम से जाना जाता है। यानी 1775 से 1782 इसको डार्क एज कहा गया है फॉर ब्रिटिश। अंग्रेजों के लिए अंधकार युग कहलाता है। अंग्रेजों के लिए अंधकार युग कहा गया है। यह डार्क एज कहा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आपको बताएं। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं 1780 से 1784 तक द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। अगला पॉइंट जो कल हमने आपको बताया था, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। बच्चों यह लड़ाई आप जानते हैं बिटवीन हैदर अली, बाद में इसका बेटा टीपू सुल्तान आ गया था इसमें, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। सो हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था 1780 से 84 के बीच में। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध बेहद फेमस था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध था यह बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। तो आइए हम आपको बताते हैं हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच में। माने टीपू सुल्तान, हैदर अली का वैसे तो आप बताएं 1782 में कैंसर से देहांत हो गया था। डाइड लड़ाई के दरमियान ड्यू टू कैंसर। बच्चों कैंसर की वजह से इस समय हैदर अली मर गया था। और आप जानते हैं इधर 1782 में मराठों ने सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों से दोस्ती कर लिया था। इससे पहले मराठे हैदर अली का साथ दे रहे थे, निजाम भी हैदर अली का साथ छोड़ गए। अर्थात हैदर अली का साथ प्रारंभ में मराठा और निजाम ने दिया, लेकिन मराठों ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया, कंपनी के साथ दोस्ती कर लिया। निजाम भी हैदर अली का साथ छोड़कर ब्रिटिश कंपनी के साथ चले गए। कहने का मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली का साथ निजाम और मराठों ने दिया था, सेकेंड में भी दे रहे थे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने निजाम को भी तोड़ लिया, मराठों को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया, है ना। तो इस तरह से हैदर अली 82 मर गया था। लेकिन इससे पहले लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाई। एक तो पोलिलोर की लड़ाई लड़ी गई थी। पोलिलोर की लड़ाई में एक बार हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, लेकिन दोबारा जो था पोलिलोर की लड़ाई में हैदर अली बुरी तरह से हार गया था। दूसरा पोर्टो नोवा की लड़ाई में, पोर्टो नोवा की लड़ाई में, इस लड़ाई में भी हार गए थे। तो बच्चे इस समय की बात है 1781 में पुलुलोर की लड़ाई, पुलुलोर बैटल या पुलुलोर की लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड हैदर अली
और दूसरा इसी समय 1781 में ही पोर्टो नोवा की लड़ाई नोवो की लड़ाई। बच्चे इस लड़ाई में भी डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड हैदर अली। तो ये दो भयंकर लड़ाई, छोटी मोटी कई लड़ाइयां थी, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय में ये दो प्रमुख लड़ाई लड़ी गई थी। पोल्लूर की लड़ाई तमिलनाडु में है दोनों, पोर्टो नोवा की लड़ाई तमिलनाडु में। दोनों ही लड़ाइयों में ब्रिटिश कंपनी ने हैदर अली को बहुत बुरी तरह से हराया। इसके बाद 1782 में लड़ाई के समय हैदर अली कैंसर से मर गए। युद्ध को टीपू सुल्तान जारी रखा। उधर मराठे टीपू सुल्तान का साथ छोड़ गए। 1782 में टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए, निजाम ऑलरेडी इनका साथ छोड़ चुका था। तो इस तरह से कुल मिला के टीपू सुल्तान 1784 में हार मान गए और समझौता कर लिए थे। हार मान गए और समझौता कर लिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण क्या था, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध का कारण क्या था, तो आपको बताएं कि ब्रिटिश कंपनी ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद मद्रास की संधि किया था ना, और मद्रास की संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने हैदर अली को हेल्प करने की बात कही थी। कोई विदेशी या कोई दुश्मन उसके ऊपर हमला करेगा तो कंपनी हैदर अली की मदद करेगा। लेकिन जब मराठों ने हैदर अली पर अटैक कर दिया तो कंपनी मदद के लिए नहीं आई। किसी तरह से मराठों से हैदर अली ने अपना समझौता कर लिया। हैदर अली ने मराठों को कुछ पैसा देने की बात मान गया, जिसके बाद मराठे हैदर अली के साथ आ गए थे। तो लड़ाई का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो यही था कि ब्रिटिश कंपनी ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद यह प्रॉमिस किया था कि यदि हैदर अली पर, मैसूर पर कोई अन्य देश हमला करेगा तो कंपनी उसकी मदद करेगा। मदद के लिए नहीं आया। इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुल मिला के इस लड़ाई में अगर आप देखें तो 1784 में एक समझौता हो गया, द ट्रीटी ऑफ मंगलौर। मंगलौर की संधि। मंगलौर बच्चे यह कर्नाटका में है। मंगलौर यह कर्नाटका में है। बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। तो 1784 में मंगलौर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान से वह सारे क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया जो उसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद देना पड़ा था। यानी कुल मिला के टीपू सुल्तान को अपने मैसूर के आसपास के जो विस्तृत राज्य थे जिस पर हैदर अली ने अपना साम्राज्य फैलाया था, वह ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा। और वैसे तो मुआवजा भी थोपा गया, कंपनसेशन भी मांगा गया कि कंपनसेशन दे देना, फिर अपने पुत्रों को छुड़ा ले जाना। कंपनी के टीपू सुल्तान के पुत्रों को बंधक बना दिया था। लेकिन कुल मिला के यह समझौता ब्रिटिश कंपनी के फेवर में रहा। तो बच्चों, यह दो लड़ाई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, दोनों वारेन हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में आयरकूट थे बच्चे। आयरकूट ये था, ये वही आयरकूटे था जो पहले वांडी वॉश की लड़ाई में 1760 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। तो आयरकूट इस समय भी था जो पोर्टो नोवा की लड़ाई में, पोलुलूर की लड़ाई में हैदर अली को हराया था। तो कुल मिला के एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रियासतों को तोड़ रही थी। जैसे निजाम को तोड़ लिया, कमजोर कर दिया, निजाम कंपनी की तरफ झुक गए। मराठे भी कुल मिलाकर के टूट गए और फिर कंपनी का साथ दिया। इसी तरह से हैदर अली अकेला पड़ गया, टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया। पहले ये तीनों इकट्ठा होकर लड़ते थे तो ब्रिटिश कंपनी क्या कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती थी।
लेकिन कंपनी ने यहां पर ऐसा किया कि जो जो स्ट्रांग रियासतें थी उनको पहले तोड़ा, उनको अपने फेवर में किया, फिर बाद में उनको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से बांटो तथा राज्य करो वाली नीति अडॉप्ट किया था। तो आई थिंक आपको ये बातें बेहद अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि एक तरफ वारेन हेस्टिंग्स लड़ाई भी लड़ता रहता था, तमाम और काम भी होते रहते थे। दूसरी तरफ इसने कई तमाम प्रशासनिक सुधार किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी किया था। इसने रेवेन्यू में सुधार किया था, रेवेन्यू सुधार किया जिसमें हमने आपको बताया था कि इसने बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू लाया। तो इस तरह से इसने कई रिफॉर्म्स किए थे। न्यायिक सुधार भी इसने किया था, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किया था। इसने इंडियन जजेस को आमिल के पोस्ट पर अपॉइंट किया। आमिल के ऊपर रजिस्ट्रार अंग्रेज जज होता था जो 50 रुपए तक का मामला सुन सकता था। रजिस्ट्रार के ऊपर बच्चे कलेक्टर्स होते थे। कलेक्टर्स दीवानी मामले भी देखता था, फौजदारी मामले भी देखता था। दीवानी मामले भी देखता था, फौजदारी मामले भी कलेक्टर देखता था। अच्छा, कलेक्टर के ऊपर प्रांतीय अदालतें होती थी, यानी प्रोविंशियल कोर्ट होती थी। कलकत्ता को कई प्रांतों में डिवाइड किया गया था। तो प्रांतीय अदालतें, और प्रांतीय अदालतें दो यहां से डिवाइड हो गई थी। एक तो सिविल को केस देखती थी और दूसरा जो था क्रिमिनल केस देखता था। और सबसे टॉप पर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत। अच्छा, क्रिमिनल केसेस के लिए क्या था, स्टार्ट में दारोगा होता था। दारोगा, दारोगा यानी कई गांव का एक दरोगा इंचार्ज होता था, एसआई या सुपर माने इंस्पेक्टर टाइप का। दारोगा के ऊपर, दारोगा के ऊपर क्रिमिनल केस को देखने के लिए कलेक्टर होता था। कलेक्टर के बाद यह निजामत अदालत में चला जाता था, यानी दीवानी अदालत, निजामत अदालत। उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत होती थी। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत में जज अंग्रेज होता था, लेकिन उनको सलाह देने के लिए मुफ्ती और काजी अपॉइंट किए जाते थे। मुफ्ती और काजी, मुफ्ती और काजी यह इस्लाम कानून के हिसाब से और हिंदू कानून के हिसाब से जज को एक्सप्लेन करते थे। देन उसके बाद जज मुकदमे को सुनता था, फिर उनको फैसला देता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत कलकत्ता में किसने स्थापित किया था, तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था बच्चों। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, प्रशासनिक सुधार में बहुत काम किया था। यानी प्रशासनिक सुधार लाया वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसके अलावा बच्चे रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाया, जिसमें हमने आपको बता चुके हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स। राजस्व में सुधार किया, जिसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। और इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म्स लाया, जुडिशियल रिफॉर्म्स। न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार भी लाया। तो न्यायिक सुधार में आपको जो बताए हैं अभी, आमिल्स इंडियन जज होता था, आमिल्स के ऊपर रजिस्ट्रार होता था, रजिस्ट्रार के ऊपर कलेक्टर होता था, कलेक्टर के ऊपर, कलेक्टर बच्चे दोनों मामले देखता था, सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल, क्रिमिनल मामले भी देखता था, रेवेन्यू मामला भी देखता था, दोनों देखता था। अब देखिए कलेक्टर के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर अगर आप देखें प्रोविंशियल कोर्ट थी, प्रोविंशियल कोर्ट। यहां पर दोनों अलग अलग अदालतें थी, सिविल रेवेन्यू अलग था और क्रिमिनल अलग था। इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत यह कलकत्ता में थी। तो इस तरह से आमिल्स इंडियन जज होता था, बाकी सब अंग्रेज होते थे। यह पूरा न्याय व्यवस्था को मैनेज करते थे।
मुसलमानों को मुस्लिम कानून के हिसाब से, हिंदुओं को हिंदू कानून के हिसाब से इनको फैसला दिया जाता था। अच्छा, इसके ऊपर अगर कहीं आगे रिट फाइल करना होता था तो किंग इन काउंसिल होता था। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में किया था। अगर इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहे तो किंग इन काउंसिल के पास जाना पड़ता था। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, जिसके बारे में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में था। तो चलें आगे की तरफ लिए चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के समय में ये तमाम काम किए गए थे। बच्चों, इसके बाद अगर आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1784 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा तमाम डेवलपमेंट के काम किए गए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके द्वारा यह सुधार, तमाम कल्चरल डेवलपमेंट किया था, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक डेवलपमेंट भी किया था। तो यह 1784 में स्थापित किया था सर विलियम जोन्स ने। एक बात और देखें बच्चे, 1781 में कैलकटा मदरसा, इसकी स्थापना बच्चे किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आंसू बस, ऐसा क्यों? तो कैसे करोगे? 25, 75, एक 40 चाहिए। हम्म, कैसे करोगे? उसमें ऐसा करो, एक्सिस से निकाल लो, 80,000, 50 यहां से निकाल लो, और बाकी कुछ एसबीआई से निकाल लो। और कुछ मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ डिजिटल में। हाँ, तो कितना, एक दिन में 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा ना। चलो तो 50 निकाल लो, और फिर यहाँ 80 एक्सिस से निकाल लो। हम्म, हम्म, ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताए हैं। कलकत्ता मदरसा, कैलकटा मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था, ठीक है। और 1791 में संस्कृत कॉलेज, यह कलकत्ता में जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने इसी के शासनकाल में किया बच्चे। यह अंग्रेज था। आज यह डॉक्टर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से आज की डेट में फेमस है। तो संस्कृत कॉलेज। और बच्चों, इसके अलावा वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1780 में
बंगाल गजेट, बंगाल गजेट, बंगाल गजेट इंग्लिश में था। फर्स्ट न्यूज़पेपर था यह। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था 1780 में, और इसमें अंग्रेजों की बड़ी क्रिटिसाइज भी करता था। बंगाल गजेट, इसमें अंग्रेजों की आलोचना भी होती थी। तो यह तमाम काम था बच्चों। अब आप देखिए 1785 में वारेन हेस्टिंग्स को वापस जाना पड़ा, वारेन हेस्टिंग्स को वापस लौटना पड़ा। वारेन हेस्टिंग वापस जाने के बाद इसके ऊपर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था, और यह मुकदमा इस पर स्टार्ट हुआ 1791 से और 1797 तक चला था। तो वारेन हेस्टिंग ऐसा दूसरा गवर्नर जनरल था या गवर्नर था जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। माने वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला था इम्पीचमेंट का। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चे, वारेन हेस्टिंग्स पर, इस पर महाभियोग का मुकदमा चला था। इंग्लिश में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग। और बुर्के वहां का एक बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन वकील था। 3 केस थे जिसकी वजह से इन पर मुकदमा चला। एक तो था बेगम सफ अवध का केस, जिसको हमने कल चर्चा किया था, ना देखा हो तो पिछली वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। बेगम सफ अवध, अवध की बेगमें बड़ी धनवान थी, अवध की बेगमें बहुत धनवान थी। और दूसरा केस बच्चे केशव नंद कुमार, केशव नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण था। और तीसरा केस अगर आप देखें केशव चेत सिंह, चेत सिंह का केस। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इन 3 केसेस की वजह से महाभियोग का मुकदमा चला था, इन 3 केसेस की वजह से महाभियोग का मुकदमा चला था, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये तमाम हुआ, लेकिन वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद, वारेन हेस्टिंग के बाद एक कार्यवाहक गवर्नर आया था। वारेन हेस्टिंग के बाद एक कार्यवाहक गवर्नर आया, सर जॉन शोर। मैकफर्सन था बच्चे, सर जॉन शोर नहीं था, मैकफर्सन ये था, मैकफर्सन था। 1785-86 में मैकफर्सन यह एक्टिंग गवर्नर बनकर आया था, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको बेहद अच्छी तरह समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा, रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों,